अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में वर्णमाला पढ़ रहे थे और उसी वर्णमाला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वर्णमाला के आगे की चीज़ों को समझेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में जो स्वरभेद हमने अभी तक पढ़ाए थे आपको, उसमें दो स्वरभेद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक मात्रा काल के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वरभेद। आइए देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर जो स्वरभेद होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें पहला है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। हम लोग अधिकांशतः जल्दबाजी में इसे आभ्यंतर प्रयत्न कह देते हैं, जबकि यह आभ्यंतर प्रयत्न नहीं होता है, ये होता है अभ्यंतर प्रयत्न। कारण वास्तव में इसमें अभि उपसर्ग है, ठीक है। तो इसका संधिविच्छेद जो होता है वो होता है अभि धन अंतर होता है। क्या होता है भैया? अभिधन अंतर होता है। और जब हम अभिधन अंतर को जोड़ते हैं तो ये अभ्यंतर बनता है, ना कि आभ्यंतर बनता है। हम लोग जल्दबाजी में यहाँ पर छोटे आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में ये अभ्यंतर की स्थिति में इसमें अब से यहाँ से छोटी ई आता है और यहाँ से छोटा आ, और ये दोनों आपस में मिल करके निर्माण करते हैं या का, ठीक है। और यह स्थिति जो है वो यण स्वर संधि में पाई जाती है। किसमें? यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि। वास्तव में ये जो अभ्यंतर शब्द दिया गया है, यह अभ्यंतर शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण भी है। हम लोग अधिकांशतः जल्दबाजी में कर क्या देते हैं कि इसमें आभ्यंतर कर देते हैं, और आभ्यंतर कर देने से चीजें गलत हो जाती हैं। ध्यान रहे, आपको ध्यान में रखना है कि लिखते समय इसे आप आभ्यंतर ना तो लिखेंगे और ना ही इसका उच्चारण ही करेंगे। करना क्या है? ये अभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है। उसमें दो शब्द हैं, अभि धन अंतर। उसमें अंतर मूल शब्द है और अभि उसमें उपसर्ग लगा है। जब अभि उपसर्ग के साथ में अंतर मूल शब्द जुड़ता है तब शब्द जो बनता है वो अभ्यंतर बनता है। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर से। अर्थात इन स्वर वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो प्रयत्न लगता है, प्रयत्न का अर्थ होता है जोर। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? जोर। अर्थात जिन भी स्वर वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया में बोलते समय जो हमें जोर लगाना पड़ता है, उसके आधार पर यदि हम स्वर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो कितने आधारों पर कर सकते हैं? तो उनका वर्गीकरण हम लोग दो आधारों पर कर सकते हैं, जिसमें पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। क्या होता है भैया? बाह्य प्रयत्न। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का होता है। 3 कौन कौन से होते हैं? इसमें जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृति।
के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर, यह पहला प्रकार है इसका। ठीक है, इसी का जो दूसरा प्रकार होता है वो है जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा। जिह्वा के आधार पर। इसी का जो तीसरा आधार है वो आधार है ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। आधार पर। ठीक, अब मैंने आपको बताया आभ्यंतर मतलब होता है अंदर से जो जोर लगाया जाता है और उनके आधार पर जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं, यदि उसकी स्थितियों को ध्यान में हम रखें और समझें कि वास्तव में इनका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है, तो इनका वर्गीकरण हम लोग 3 आधारों पर करते हैं। कितने? 3 आधारों पर, जिसमें पहला है मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृत का मतलब होता है मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर जो हम लोग स्वर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं वो कितने तरीके से करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं 4 तरीके से उनका वर्गीकरण। इसी में आता है संवृत्त, विवृत, अर्धसंवृत्त और अर्धविवृत आता है। ठीक है, दूसरा है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार मतलब होता है जीभ के जो भाग है, क्योंकि जीभ के 3 भाग माने जाते हैं, एक अग्र होता है, एक मध्य होता है और एक पश्च होता है। अग्र यानी आगे वाला भाग, मध्य यानी बीच वाला भाग, पश्च यानी पीछे वाला भाग। तो जीभ के जो 3 भाग होते, उन 3 भागों के आधार पर भी जो स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है, उन 3 ही आधारों को हम जिह्वा का आधार मान लेते हैं। अर्थात जिह्वा के आधार पर जो स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है वो कितने तरीके से होता है? तो 3 तरीके से होता है। ठीक है, और जो इसका तीसरा आधार बताया गया ओष्ठाकृत। ओष्ठाकृत के शब्द से ही चीजें स्पष्ट। ओष्ठ धन आकृति, ओष्ठ धन आकृति, दीर्घ स्वर संधि का यह भी उदाहरण दिया गया है। तो ओठ की जो आकृति होती है, तो ओठ की आकृति का मतलब यह होता है ओठ की 2 ही स्थितियां पाई जाती हैं। या तो किसी भी स्वर वर्ग के उच्चारण में हमारा जो ओठ होता है वो गोल होता है या फिर गोल नहीं होता है। तो जब यह गोल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वृत्ताकार, और जब गोल नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अवृत्ताकार। अर्थात इस ओठ की आकृति के आधार पर यदि स्वर वर्गों के हम प्रकार की बात करें, कितने प्रकार से इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इनको हम वर्गीकृत करते हैं 2 प्रकार से। कितने भैया? 2 प्रकारों से। ठीक है, अर्थात मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है? तो 4। जिह्वा के आधार पर कितने तरीके से होता है? तो 3। और ओष्ठाकृति के आधार पर कितने तरीके से होता है? तो 2 तरीके से होता है। ठीक है, यहां इनके संख्याओं से भी प्रश्न बनते हैं पेपर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयत्न के आधार पर जो स्वर भेद होता है वो कितने तरीके का होता है, तो 2 तरीके का होता है, जिसमें पहला होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। फिर आपसे पूछा जाए कि ये जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कितने तरीके का होता है, तो यह 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए इन 3 तरीकों में जो पहला तरीका बताया गया है मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, तो जो स्वर वर्ण का आधार, भेद का आधार बताया गया है मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता, तो क्या आप बताएंगे? 4। और वहीं अगर जिह्वा के आधार पर आपसे पूछा जाए तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और यदि आपसे ओष्ठाकृत के आधार पर पूछा जाए तो ओष्ठाकृत के आधार पर यह होता है 2 प्रकार का। अब हम लोग इसके एक एक प्रकारों पर सविस्तार रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुखाकृत के आधार पर ये जो स्वर वर्ण हैं उनके कितने तरीके से भेद होते हैं और उन भेद के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले मुखाकृत के आधार पर स्वर वर्णों के भेद।
मुखाकृत के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद। स्वर भेद कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मुखाकृत के आधार पर जो स्वर वर्णों के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं भैया? तो वो भेद होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं वो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि वो चारों का नाम हमको अच्छे से पता हो। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सा तरीका है। इसमें पहला जो होता है उसे हम कहते हैं संवृत्त। क्या कहते हैं भैया? संवृत्त कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को हम कह देते हैं विवृत। क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो 2 और भेद हम लोग देखेंगे उसमें केवल अर्ध जोड़ना है, अर्थात संवृत्त है तो संवृत्त के बाद में जो दूसरा इसका भेद हम लोग देखेंगे उसे हम कहेंगे अर्ध संवृत्त। क्या कहेंगे भैया? अर्ध संवृत्त। अर्ध संवृत्त। और जो हम अगला प्रकार देखेंगे वो इसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है, अर्थात विवृत में जैसे ही आप अर्ध जोड़ेंगे तो इसका चौथा प्रकार बन जाएगा अपने आप। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत अर्थात इसके 4 भेद जो होंगे, पहला होगा संवृत्त, दूसरा होगा विवृत, तीसरा होगा अर्धसंवृत्त और चौथा होगा अर्ध विवृत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि संवृत्त किसे कहते हैं? संवृत्त का मतलब होता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा जो मुख विबर होता, मुख छिद्र होता है वो बहुत ही कम मात्रा में खुले, अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसमें 4 वर्ण आते हैं, ई, ई, उ, उ। ये 4 वर्ण सम्मिलित होते हैं। आप इनको बोल के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनकी स्थितियां क्या है। ठीक है, आप इनको बोल के देखिए और एकदम स्पष्ट चीजें हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, कोशिश करें कि हाथ में आप एक शीशा रखे रहें और उस पर शीशे में अगर देखते हुए आप बोलेंगे तो चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाया करेंगी कि कब हमारा मुख विबर ज्यादा खुल रहा है और कब कम खुल रहा है। तो आप बोल के देखिए, ई, ई, उ, उ। आप हमारे होठ की स्थितियां देखिए आप कि हमारा जो मुख विबर कितना खुल रहा है, ई, ई, उ, उ, कम खुल रहा है ना। लेकिन इसी का ठीक विपरीत क्या होता है? विपरीत होता है। वैसे यदि आपसे विलोम शब्दों की भी चर्चा की जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि संवृत्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो संवृत्त का विलोम शब्द होता है विपरीत। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। अर्थात यहां पर मुख विबर बहुत कम खुलता है और यहां पर विवृत में क्या होता है? वे वर्ण सम्मिलित होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख विबर पूरा का पूरा खुल जाता है। जैसे कि आ कहने में हमारा मुख विबर पूरा खुल जा रहा है ना। तो अर्थात इस विवृत की श्रेणी में एक ही वर्ण सम्मिलित होता है जिसे हम कहते हैं आ, बड़ा। ठीक है, अब अर्ध संवृत्त में क्या होगा? अर्ध संवृत्त में जो होता है वो संवृत्त से थोड़ा सा ज्यादा मुंह यहां खुलेगा। ठीक है, अर्थात आपसे पूछा जाए कि अर्ध संवृत्त किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं संवृत्त वर्णों की अपेक्षाकृत जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख विबर थोड़ा सा ज्यादा खुलता है वे क्या होते हैं? अर्ध संवृत्त होते हैं। तो इसमें जो वर्ण सम्मिलित होते हैं वो ए और क्या आता है? ओ आता है। ए और ओ, ये 2 वर्ण आते हैं। शेष वर्ण जो होते हैं वो सम्मिलित कहां होते हैं? आपके अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत में क्या होता है? जैसे विवृत में हम क्या कह रहे थे आपसे कि मुख विबर सबसे ज्यादा खुलता है, तो विवृत की अपेक्षाकृत जब थोड़ा सा
कम मुख खुले तो वे वर्ण जो होंगे वो अर्ध विवृत की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? शेष बचे हुए वर्ण आ जाएंगे। जैसे इसमें आ जाएगा इसमें आय आ जाएगा और इसमें आओ। ये आपके 3 वर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं। ध्यान रहे कि सबसे कम मुख खुलता है विवृत में और विवृत से थोड़ा सा ज्यादा मुख जो खुलता है वो अर्ध विवृत में खुलता है। विवृत में सबसे ज्यादा खुलता है और अर्ध विवृत में इस विवृत की अपेक्षाकृत कुछ कम। ठीक है, इसमें कुछ कम मुख खुलता है और इसमें इससे कुछ ज्यादा मुख खुलता है। हालांकि इसकी परिभाषा को आप क्रमागत भी याद कर सकते हैं कि सबसे कम मुख खुलता है संवृत्त में, संवृत्त से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है अर्ध संवृत्त में और अर्ध संवृत्त से भी थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है अर्ध विवृत में और अर्ध विवृत से भी ज्यादा अर्थात सबसे ज्यादा मुख विवर जो खुलता है वो खुलता है विवृत में। आप इसे घटते से बढ़ते क्रम में भी पढ़ सकते हैं और बढ़ते से घटते क्रम में भी याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा विवृत में, उससे कम अर्ध विवृत में, उससे कम अर्ध संवृत्त में और उससे कम संवृत्त में। ठीक है, सबसे कम संवृत्त में और सबसे ज्यादा विवृत में। चीजें समझ में आई? ध्यान से समझिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण विषय वस्तु समझना है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे कम यहां खुलता है संवृत्त में, संवृत्त से थोड़ा ज्यादा अर्ध संवृत्त में और अर्ध संवृत्त से थोड़ा ज्यादा अर्ध विवृत में और सबसे ज्यादा विवृत में खुलता है। ठीक है, ये आप यहां से इधर की तरफ चल रहे थे तो आपने इस स्थिति को देखा और आप ठीक इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा कर सकते हैं। तो यहां से आप इधर आएंगे तो चीजें कम 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 सबसे कम हो जाएंगे। ठीक है, आपसे पेपर में पूछेगा, कई बार पेपर में यहां तक कि ये टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा गया है, टेट में भी पूछा जा चुका है कि संवृत्त वर्णों की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते है। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये पेपर में आ चुका है कि अर्ध संवृत्त के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो उसके अंतर्गत आने वाले ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, उसमें ई और उ ये 4 वर्ण सम्मिलित होते हैं। चीजें समझ में आई? चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा आधार देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक मुखाकृत के आधार पर होता है, एक ओष्ठाकृत के आधार पर होता है और एक जो होता है वो होता है जिह्वा के आधार पर। क्रम से बात करें तो मुखाकृत के बाद में हम लोग अगला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर भेद। जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर स्वर भेद कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जिह्वा के आधार पर जो स्वर भेद होते हैं वो होते हैं कितने? 3। वास्तव में आपकी जो जीभ होती है, जीभ, ठीक है, उस जीभ की 3 स्थितियां पाई जाती हैं। ये तो हुआ अग्र का, ये हुआ मध्य का और ये जो हिस्सा है वो पश्च का। ठीक है, इसे हम कहते हैं अग्रभाग। क्या कहते हैं भैया? अग्रभाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्य भाग कहते हैं, मध्य भाग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो पश्च भाग कहते हैं, पश्च भाग। ठीक है, बस इसी के आधार पर ही इसके भेद भी बता दिए गए हैं, इनको भी निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी रटने जैसा कुछ नहीं है कि आप सोचिए कि बहुत ढेर सारा आपको कुछ रटना है। तो हिंदी मैंने आपको बताया, हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु होता है जिसमें कुछ भी नहीं रटना होता है, केवल और केवल चीजों को समझना होता है। जीभ के 3 हिस्से और जीभ के 3 हिस्सों, 3 भागों की स्थितियों के आधार पर इनके भी 3 प्रकार बन जाएंगे। अग्र भाग का मतलब हो गया जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले जो स्वर वर्ण होते हैं उनको हम कहते हैं अग्र स्वर। क्या कहते भैया? अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं।
और जीभ के मध्य अर्थात बीच वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को हम कहते हैं मध्य स्वर। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है। और इसी का जो तीसरा भाग है पश्च यानी पीछे, पश्च यानी पीछे, पीछे वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर वर्णों को हम कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहते भैया? पश्च स्वर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं वो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। ठीक है। जैसे मध्य स्वर की श्रेणी में केवल एक ही वर्ण सम्मिलित होता है जिसे हम कहते हैं अ। अब देखिए, इसमें जिह्वा की अर्थात जीभ की सक्रियता ध्यान में रखनी होती है आपको। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीभ का जो मध्य भाग है वो क्रियाशील हो रहा है, वो सक्रिय हो रहा है उनके उच्चारण की प्रक्रिया में। मध्य बोलिए, आप बोल के देखिए अ। जब आप अ बोल रहे हैं तो जीभ का जो मध्य भाग है उस पर हवाओं का थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा होगा। हो रहा है ना? बोल के देखिए आप अ। ठीक है। अर्थात मध्य भाग से केवल एक वर्ण बोला जाता है, वो कौन सा है? अ। ठीक है। अग्रभाग जो है, इस अग्रभाग की श्रेणी में जो वर्ण आते हैं वो आता है ई, ई और इन्हीं से बनने वाले वर्ण अर्थात ए, ऐ, ये चार वर्ण अग्र स्वर से बोले जाते हैं, अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं क्योंकि जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक है। शेष पश्च स्वर में आ जाते हैं। जैसे शेष में क्या आने वाला है? शेष में आने वाला है आ, उ, ऊ, ओ और औ। ये पांच वर्ण इसमें आते, पश्च में आते हैं। ठीक है। इसमें पेपर में जो प्रश्न बना था, एक तो पूछ लिया गया था कि मध्य स्वर की श्रेणी में कौन से स्वर वर्ण सम्मिलित होते हैं, तो मध्य स्वर की श्रेणी में केवल एक वर्ण आता है, उसे हम कहते हैं आ। क्या कहते हैं? अ कहते हैं। ये पेपर में आ चुका है, प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न बना था कि जिह्वा के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं उनको कितने हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, तो उनको 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया और यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन यह पूछा गया था बिहार टेट की परीक्षा में, यूपी टेट में नहीं पूछा गया था, बिहार टेट की परीक्षा में पूछा गया है। तो टेट में जो प्रश्न बनते हैं, यदि आप कई प्रदेशों के आप पेपर सेट देखते रहें तो आपको बड़ी आसानी से टेट के अधिकांश प्रश्न तो उस पेपर सेटों से मिल जाया करते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में जो स्वर भेद का तीसरा और अंतिम प्रकार है जिसे हम कहते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर भेद, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए, अगला जो भेद का आधार है वो है ओष्ठाकृत के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृत के आधार पर। चलिए देखते अगला। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि इसके 2 भेद होते हैं, क्योंकि ओठ की 2 ही स्थितियां पाई जाती हैं। अर्थात कुछ स्वर वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया में हमारा ओठ जो होता है वो गोल हो जाता है और कुछ के उच्चारण में हमारा ओठ उन वर्णों के उच्चारण में गोल नहीं होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ हमारा गोल हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं वृत्ताकार। क्या कहते हैं भैया? वृत्ताकार स्वर। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं, ये जो वृत्ताकार है, इस वृत्ताकार के कई नाम हैं। वृत्ताकार वर्ण को ही हम क्या कह देते हैं? वृत्तमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। अच्छा, वृत्तमुखी के साथ साथ इसका एक नाम और पेपर में हमें देखने के लिए मिल चुका है, इसे ही हम कहते हैं वर्तुल वर्ण। क्या कहते हैं? वर्तुल
वर्तुल वर्ण। इसी के ठीक विपरीत नाम अगले के रखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक दिया गया है आवृत्ताकार। क्या भैया? आवृत्ताकार, आवृत्ताकार वर्ण। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम जो बनता है वो आवृतमुखी, आवृतमुखी वर्ण, आवृतमुखी वर्ण। ठीक है, या आप इसी का एक और नाम भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। इसी को जैसे इसे वर्तुल कहते हैं, उसे अवर्तुल वर्ण कहते हैं। अवर्तुल वर्ण। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, हमें इनके उपनामों से भली भांति परिचित होना चाहिए, क्योंकि पेपर टाइम में जब हमसे उपनामों से प्रश्न बन जाते हैं तो हम आए हुए प्रश्न को भी गलत करके चले आते हैं, क्योंकि हमने अधिकांश किताबों में केवल वृत्ताकार पढ़ा है और हमने वर्तुल नहीं पढ़ा है, और पेपर में उसने वर्तुल वर्ण पूछ लिया तो आप फिर नहीं दिमाग काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनके उपनामों से भली भांति परिचित होना चाहिए, जिससे कि आप अधिकांश प्रश्नों के जवाब बड़ी सुगमता पूर्वक दे सके। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां आ जाती है कि आपने वृत्ताकार या वृत्तमुखी पढ़ा, उसने आवर्तुल जैसा नाम ले लिया, तो आप क्या कह देते हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपने उन चीजों को सम्यक रूप से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उपनामों से बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं। अभी यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी तो उसमें एक प्रश्न बन गया था कि भाई परसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो सारे बच्चों ने, उसमें अधिकांश बच्चों ने कह दिया कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया, परसर्ग तो कोई चीज ही नहीं है, जबकि कारकों का ही उपनाम परसर्ग होता है। जैसे कारकों की संख्या हिंदी में 8 है, वैसे हिंदी में ही परसर्गों की संख्या भी 8 मानी गई है, क्योंकि कारकों को ही परसर्ग कहा जाता है। तो उपनामों से आपको परिचित होना है। ध्यान रहे, इस वृत्ताकार की श्रेणी में जो वर्ण सम्मिलित होते हैं उन वर्णों की संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है? 4। कौन कौन से वर्ण हैं वो समझ लेते हैं। तो इसमें आता है ओ, उ, ओ और औ आता है। ये 4 वर्ण इसमें आते, किसमें आते हैं? आपके इस वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुल वर्णों की श्रेणी में ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। ठीक, और इनकी संख्याओं की बात करें तो ध्यान रहे, इसमें बड़ा भ्रामक मामला होता है, लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं, संख्याओं में बड़ी गलती कर बैठते हैं। पहले तो हम इसमें बताते हैं आपको कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं, और फिर इसमें हम इनकी संख्याओं को भी बताएंगे आपको। इसके बाद जो शेष बचे हुए वर्ण हैं, आपने विभाजन की प्रक्रिया में देखा होगा, विभाजन जो मैं कर रहा हूं उसमें आपको जैसे स्वर की संख्या होती है 11, क्योंकि मैं 10 की कर रहा हूं, उसमें 10 वर्ण ही वर्गीकृत होते हैं। वो 11वां जो री वर्ण है वो वर्गीकृत क्यों नहीं होता है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे, कि री वर्ण को आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने स्वर वर्ण श्रृंखला में क्यों नहीं रखा और क्या कारण है उसके स्वर वर्ण श्रृंखला में सम्मिलित ना होने का, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं ध्यान में रखते हैं हम लोग। इसमें आता है आपका, एक तो छोटा आ जाता है ना, इसी में बड़ा आ जाता है ना, और इसी में जो आपका आता है ई, बड़ी ई, ए और आय आ जाता है, इतने वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके वर्ण सम्मिलित होते हैं, ये सारे वर्ण इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ण इसमें आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या पूछी जाए आपसे, 6 वर्ण आते हैं, ये आपके वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, इसमें जो एक छोटा आप देख रहे हैं इसके ढेर सारे उपनाम भी होते हैं। इस छोटा आ को ही हम, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे, इसे हम शहीद वर्ण कहते हैं। छोटा को हम शहीद वर्ण, पेपर में पूछा जा चुका है शहीद वर्णों की श्रृंखला में कौन सा वर्ण सम्मिलित होता है, तो शहीद वर्ण हम इस छोटा आ को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों का भी जवाब हम देंगे आपको इसके अगले वाली वीडियो में। ठीक है, इसे हम शहीद वर्ण कहते हैं, इसे हम मात्रा रहित वर्ण कहते हैं। मात्रा रहित वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसकी मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती है। ठीक है, इसी को हम उदासीन वर्ण भी कहते हैं,
और ध्यान रहे इसमें जो छोटी है इसके भी ढेर सारे उपनाम मिलते हैं आपको देखने के लिए। इसी को हम परुष वर्ण कहते हैं, छोटी को परुष वर्ण कहते हैं। इसी को कठोर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर वर्ण कहते हैं। इसी को हम परुष वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस क्यों का जवाब भी हम आपको आगे वाली वीडियो में देंगे। आज ये यहीं तक, इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अपने आने वाली अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।